इसी दौरान हमें ज्वाइन किया सीनियर तजज़ियाकार और एंकर पर्सन डॉक्टर मोईद पीरज़ादा साहब ने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, सर्कुलर रेलवे की बहाली होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, सड़कें बनाई जाएंगी, सॉलिड वेस्ट के निज़ाम को बेहतर बनाया जाएगा, तजावुज़ात को हटाया जाएगा। एक ख्वाबज़दा शहर दिखाई दे रहा है अभी फिल वक्त। तो 1100 अरब रुपया लगाया जाएगा 3 सालों में। क्या आप समझते हैं कि ये इतना बड़ा पैकेज जिसमें इतने स्टेक होल्डर्स को एक ही जगह पे इन्वॉल्व किया गया, कराची की बेहतरी किस हद तक हो सकती है और पॉइंट स्कोरिंग से ये मामला किस हद तक खराब होने से बचाया जा सकता है? देखिए यासर, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के बहुत मुश्किल माशी हालात में, जबकि पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर परफॉर्म नहीं कर रही, फेडरल गवर्नमेंट का 800 अरब रुपए जो है, 1100 के पैकेज में 800 अरब रुपया जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की ग्रांट है जो NSC अवार्ड के ओवर एंड अबव दिया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और ये बहुत बड़ा चैलेंज था जो गुज़िश्ता 15 दिन से 3 हफ्ते से आप कहें कि इस्लामाबाद में इस पर बहस हो रही थी कि ये फंड्स कहाँ से मोबिलाइज किए जाएंगे। पहले 400 अरब की बात हुई, फिर 500 अरब की बात हुई, फिर 500 और 700 अरब के दरमियान था और फाइनली 800 बिलियन 800 अरब रुपया जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ने इसके लिए रखा है, इस ग्रांट के लिए। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था जिसका एक मरहला तो तय हो गया। अब जो 4 बड़े कराची के मसले हैं उसमें पहला, जैसे कि वज़ीर आज़म ने कहा कि पीने का पानी का जो मसला है, जिसके लिए K4 जो वाटर सप्लाई है उस पर सूबा और सेंटर मिल के काम करेंगे। लेकिन 4 मसलों को पहले समझना चाहिए कि कराची के पास पीने का पानी नहीं है, कराची के पास गंदे पानी का निकास और ड्रेनेज का कोई प्रॉपर निज़ाम नहीं है। कराची में वेस्ट डिस्पोजल जो है, जो सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल है, उसका कोई प्रोफेशनल जो मॉडर्न तरीका है 21वीं सेंचुरी का इतने बड़े शहर के लिए जिसकी आबादी अंदाजन 25 मिलियन है, 2.5 करोड़ है, वो नहीं है। और चौथा है कि इतने बड़े शहर मेट्रोपोलिस के अंदर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिलसिला, फास्ट इंटरसिटी जो इनर सिटी ट्रेन होती हैं वो नहीं है, बस ट्रांसपोर्ट का सिलसिला नहीं है। तो ये 4 बड़े कराची के मसले हैं जिनका हल निकालना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। 1100 अरब का पैकेज तो बहुत काबिल मुस्तहसन है, तारीफ के काबिल है, लेकिन आगे मसला ये है कराची में कि इस शहर में ये आदत हो चुकी है कि 35 से 40% जो फंड होता है गवर्नमेंट का, जब उस पर काम होता है तो कॉन्ट्रैक्टर, रेगुलेटरी एजेंसी, सुपरविजन करने वाले सरकारी एहलकार, वहाँ के सियासतदान, सब लोग मिलके वो पैसा जो है उसमें से तकरीबन 40-45% तक कहा जा रहा है कि कराची में किक बैक और कमीशन में ले लिया जाता है। और जाहिर है कि फिर जब पैसा लेते हैं सुपरवाइजर, रेगुलेटर, जो वॉचिंग एजेंसीज हैं वो पैसा खा जाती हैं और मीडिया भी पैसा लेके जाली खबरें निकालता है एक दूसरे को तंग करने के लिए। तो फिर ये 1100 अरब रुपए में से कितना लग पाएगा और कितना मीनिंगफुल नहीं। डॉक्टर साहब, आप इसका हल क्या देखते हैं? यानी स्टेक होल्डर्स तमाम मौजूद हैं, FWO भी मौजूद है, MQM भी मौजूद है, पीपल्स पार्टी भी मौजूद है, PTI भी मौजूद है, तमाम स्टेक होल्डर्स हैं बशमूल कारोबारी तबका। तो क्या समझते हैं कि प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, इख्तियारात किसके हाथ में होने चाहिए कि जिससे शफाफ तरीकाकार के तहत पैसा खर्च किया जा सके? देखिए, कुछ तो वज़ीर आज़म ने उसका एक मैकेनिज्म का जिक्र किया है, जो उन्होंने जॉइंट अपनी एक प्रेस ब्रीफिंग की है वज़ीर आला सिंध के साथ बैठ के। उसका उन्होंने मैकेनिज्म थोड़ा सा देने की कोशिश की है कि इस तरह से काम होगा, आर्म फोर्सेस के इंस्टीट्यूशंस भी होंगे, नालों की सफाई जो है वो NDMA करेगी। आई थिंक फेडरल वर्क्स जो है फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन FWO को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि हर जगह ही मसला है। आप ये नहीं कह सकते कि फलां इदारा जो है वो ज्यादा, यानी कुछ इदारे ज्यादा करप्ट होंगे, कुछ कम करप्ट होंगे, लेकिन पैसा तो इस मुल्क में, और कराची का कल्चर है कि पंजाब के मुकाबले में कराची में, पंजाब में अगर 15-20% की शिकायत है किक बैक कमीशन की, तो कराची में वो 40% की शिकायत। अब उसमें नेशनल मीडिया का एक रोल हो सकता है, अदालतों का रोल हो सकता है कि कोर्ट्स और मीडिया मिल के एक सुपरविजन रखें, टेलीविजन चैनल, अखबारात अपने खास करके विंग और डिपार्टमेंट खड़े करें जो इसको मॉनिटर करें कि क्या ये पैसा लग रहा है, क्या K4 का काम कितनी तेजी से हो रहा है, किस क्वालिटी का काम हो रहा है, और फिर उसके ऊपर बहस मुबाहिसा रहे चीजें। वरना ये 1100 अरब रुपए में से अगर 400 अरब किसी ने खा लिए, मुख्तलिफ लोगों की जेब में चले गए, तो जाहिर है ये पैसा तो बड़ी खींच तांच के आया है, तो ये फिर लग नहीं पाएगा। और काम को भी स्पीडली होना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। यानी एहतसाब का निज़ाम भी साथ साथ चलना चाहिए ताकि बहुत सी चीज़ें बेहतर हो सके। इरशाद साहब, आप क्या सेकंड करते हैं डॉक्टर साहब की बात को कि आपको हर चीज़ पे नज़र ज़रूर रखनी है, वो एहतसाब के इदारों को भी रखनी है, अदालतों को भी रखनी है, मीडिया को भी रखनी है, तो किस हद तक नज़र रखी जा सकती है? यानी एक काम का आगाज़ हो रहा है, हम नाउमीदी से तो कर नहीं सकते, उम्मीद तो कुछ रखनी है। बिल्कुल, ये डॉक्टर साहब की बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। मैंने भी यही कहा था कि इसका सही मसरफ ज़रूरी है, और उसमें जो सबसे मेरा ख्याल है इम्पॉर्टेंट हो सकता है, मीडिया, अदालतें तो करेंगी,
وہ یہ ہے کہ پبلک کے وہ لوگ، خدمت خلق کے وہ ادارے جو کراچی میں نیک نام ہیں، ان کو اس میں شامل کیا جائے، ان کے لوگ شامل کیے جائیں جو اس کی سپرویژن کریں، اس پر نظر رکھیں، اور وہ کوئی ایسا میکنزم بنایا جائے کہ عمران خان کو، وزیر اعظم کو بھی اس کی اطلاع ہوتی رہے، فوجی قیادت کو بھی اس کی اطلاع ہوتی رہے، اور میڈیا کو بھی وہ اطلاع دی جا سکے۔ ایک تو یہ کام کرنا ہوگا۔ دوسرا جو مجھے خدشہ ہے، اندیشہ یہ ہے کہ یہ کراچی کو سدھارنے کے لیے، کراچی کی بحالی کے لیے اتنا بڑا فنڈ تو ہم نے مختص کر دیا ہے، لیکن جو لوگ جنہوں نے کراچی کو لوٹا ہے، تباہ کیا ہے، وہ اب امن و امان کے مسائل کھڑے کریں گے۔ یہاں لسانی، نسلی، فرقہ وارانہ بنیادوں پر یہاں بد امنی پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ کراچی پر یہ پیسہ خرچ نہ ہو سکے، تو اس پر بھی توجہ دینی ہوگی، کیونکہ اگر خدا نخواستہ پھر یہ بد امنی شروع ہو گئی تو یہ سارا پیسہ قطربود ہو جائے گا۔ تو اس لیے نگرانی کا شفاف نظام ہونا چاہیے، سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ پیسے جائز طور پر جائز جگہ پر لگ رہے ہیں، کہ نہ کوئی صوبائی محکمہ پیسے کھا رہا ہے، نہ کوئی ٹھیکیدار پیسے کھا رہا ہے، نہ کوئی وفاقی محکمہ یا لوگ جو ہیں کرپشن کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ امن و امان کی صورتحال پر بھی گہری توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ آزمودہ ہتھ کنڈہ ہے کہ جب بھی کوئی بہتری کی کوشش ہو رہی ہو تو حالات خراب کر دیے جائیں کسی نہ کسی بہانے سے، اور سارا کچھ معاملہ جو ہے وہ توجہ ساری دوسری طرف چلی جائے۔ تو میرے خیال یہ دونوں کام اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ سول سوسائٹی کو، اور سول سوسائٹی سے میں جب بات کرتا ہوں تو وہ لوگ نہیں ہیں جو فارن فنڈڈ NGOs ہیں، بلکہ وہاں کے جو لوگ ہیں، خدمت خلق کے ادارے موجود ہیں جن کی نیک نامی ہے، جو کام کرتے ہیں۔ میں کئی دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ نعمت اللہ خان جب میئر تھے اس شہر کے، اور اس دور میں اس شہر کو بنتا سورتا لوگ دیکھ رہے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ 1200 لوگ ہیں جن کو میں نے نگران مقرر کیا ہے، اور وہ ڈائریکٹ مجھے اطلاع دیتے ہیں کہ کہاں معاملہ خراب ہو رہا ہے، گڑبڑ ہو رہی ہے، پیسہ کھایا جا رہا ہے، غلط پلاننگ ہو رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں قابو پا لیتا تھا۔ تو اس طرح کا کوئی نگرانی کا انتظام اگر کر لیا جائے، اور وہ سیاست سے بالا تر ہو کر کیا جائے، یہ نہ سوچا جائے کہ تحریک انصاف کے لوگ اس میں شامل کر دیے جائیں، پیپلز پارٹی کے، MQM کے، ان سے بالا تر لوگ ہوں جو ان کو بھی لگام ڈال سکیں، تو میرا خیال ہے یہ جو ڈاکٹر صاحب کا خدشہ ہے یا میرا خدشہ ہے یہ دور ہو سکتا ہے۔ اس کے سیاسی مفاد سے جو بالا تر لوگ ہیں انہی میں سے ایک سارم برنی صاحب بھی ہیں، وہ ہمیں اسی بیچ جوائن کر چکے ہیں۔ ارشاد صاحب ان کی بھی رائے لے لیتے ہیں۔ برنی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اس وقت جو وفاقی حکومت اور سندھ حکومت ایک پیج پر آئی، 2 سال کی چپکلش آج ختم ہوتی دکھائی دی، ایک نئی امید کی کرن روشن ہوئی ہے، تو آپ اس امید کی کرن کو کتنا بڑھتا دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہ دیے کی لو بنے گی، یا پھر آفتاب بن کر چمکے گی، یا پھر یہ محض باتیں ہی ہیں، یہیں دب کے رہ جائیں گی؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ میں جو کچھ سوچ رہا ہوں یا کہہ رہا ہوں، خدا کرے کہ یہ غلط سوچ ہو اور غلط کہہ رہا ہوں، کیونکہ اسی سے شاید کراچی میں بہتری ہو۔ اگر یہ سچ ہے تو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ بات یہ ہے سب سے پہلے کہ جب آپ کو حکمرانی چاہیے تو آپ نے کراچی سے سیٹ لی اور آپ نے بولا کہ میں کراچی کا وزیر اعظم۔ پھر اس کے بعد آپ نے کراچی کی پارٹی جس کو برا بھلا کہتے رہے، اس کو صرف اپنے اقتدار کے ساتھ اپنے ساتھ جوڑا آپ نے۔ تیسری بات یہ کہ چلیں آپ کے ساتھ جڑ گئی، اب وہ اچھی ہو گئی، تو اس کا میئر اتنے سال رہا ہے، آپ کے اقتدار کے بعد تقریباً 2-2.5 سال وہ میئر رہا ہے، آپ نے میئر کو سپورٹ کیوں نہیں کی؟ میئر روزانہ آ کے روتا تھا کہ میرے پاس بجٹ نہیں ہے، میرے پاس اختیارات نہیں ہیں۔ آپ نے کسی قسم کی کوئی سپورٹ نہیں کی۔ آئے پہلے ایک جھوٹا وعدہ کیا 162 ارب کتنے ارب کا، اور وہ آپ چلے گئے، کچھ نہیں دیا آپ نے۔ اب آپ پھر آئے ہیں اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ کریں گے۔ مجھے تو قطعی طور پہ کوئی کسی قسم کی بھی امید نہیں ہے کہ کوئی بہتری آئے گی، لیکن ہم امید تو رکھ سکتے ہیں، ہم نا امیدی سے کسی چیز کا آغاز تو نہیں نہ کر سکتے برنی صاحب۔ جس قوم نے امید پہ اور ان وعدوں پہ اور ایک سب کو چور بنا کے ان کو ایماندار بنا کے لائی تھی، وہ بھی تو ایک امید تھی۔ کیا ملا پورے پاکستان کو؟ مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا۔ اگر پھر امید رکھ کے دھوکہ کھانا ہے تو بالکل رکھ لیجئے۔ میں نے تو کہا اللہ کرے کہ میں سب کچھ غلط کہہ رہا ہوں، غلط سوچ رہا ہوں، میں اپنی بات، اللہ کرے کہ ہماری قسمت اچھی ہو، اللہ کرے کہ کراچی کے حالات بدلیں اور صورتحال بہتر ہو۔ ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ برنی صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں، جیسا کہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ ایک پارٹی کی جانب سے اگر کوئی بات کی جاتی ہے، یعنی وزیر اعظم نے کراچی جانے کا اعلان کیا، بلاول بھٹو صاحب نے پریس کانفرنس کی، خوش آئند اقدام قرار دیا، اور جاتے جاتے یہ کہہ گئے کہ اگر آپ
सिंध का पैसा नहीं देंगे तो ये आपका बाप का पैसा नहीं, आपको देना पड़ेगा। तो क्या आप देखते हैं कि मुस्तकबिल में ऐसे कोई मुतनाज़े बयान आ सकते हैं जिससे कराची की ये खुशहाली रुक सकती है? इन बयानात को रोकने के लिए वज़ीर आज़म को क्या इक़दाम करने चाहिए? पहली तो बात है कि सारम बदनी साहब ने जिन खदशात का इजहार किया है और जो उनकी मिसगिविंग है और जो उनकी एंग्जाइटीज और परेशानियां हैं वो बड़ी वजह हैं। बहुत सी जगहों पे इवन इमरान खान की हुकूमत उस तरह से मूव नहीं कर सकी जैसे कि उसको मूव करना चाहिए था। खास करके जब मेयर आ ही गया था, वसीम अख्तर आ ही गए थे, तो वसीम अख्तर को जिस तरह से सिंध हुकूमत ने बदस्तों पा रखा और उनके पास फंड नहीं थे, उनके पास इख्तियारात नहीं थे, उसका कोई सदेबाब जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं किया। अब उसकी एक वजह ये हो सकती है कि एक बड़ा मुश्किल और कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है सिंध और फेडरेशन के दरमियान में, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा सिंध कार्ड खेलती है और वो वफाकी हुकूमत को डिफेंसिव पे रखती है, और फिर वफाक के अंदर भी जो एक मीडिया के अंदर ग्रुप्स हैं, कुछ और अपोजिशन है, वो मिलजुल के ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि अगर वफाकी हुकूमत कोई भी डिसाइसिव स्टेप लेना चाहे सिंध के हवाले से तो उसको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और 18th अमेंडमेंट के खिलाफ कहा जाता है। गुज़िश्ता 2 बरस से तो 18th अमेंडमेंट का भी बावला मचाया है कि 18th अमेंडमेंट को ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो जहां सेंटर से डेवोल्यूशन हो गई है प्रोविंस की तरफ, वहां प्रोविंस से डिस्ट्रिक्ट की तरफ और शहर की तरफ डेवोल्यूशन नहीं हुई। और सारम बदनी साहब की खदशात इस लिहाज से भी बिल्कुल सही हैं कि देखिए, जब तक कराची एक सिंगापुर की तरह, दिल्ली की तरह, न्यूयॉर्क की तरह, लंदन की तरह, दुबई की तरह, सिडनी की तरह, मेलबोर्न की तरह एक इंडिपेंडेंटली गवर्न सिटी नहीं होगा, जिसका एक ऐसा मेयर होगा जिसकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन जो वहाँ पे सर्विस डिलीवरी करती हैं, इस वक्त गालिबन 17 या 19 ऑर्गेनाइजेशन हैं, जिसमें DHS भी हैं, जिसमें कैंट्स भी हैं, जिसमें रेलवे की सोसाइटीज भी हैं, वो सब तक जब तक मेयर को सबमिट नहीं करेंगी और मेयर के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेंगी और एक सिंगल ताकत और पॉपुलरली इलेक्टेड मेयर नहीं होगा, तब तक कराची का कोई रियल हल नहीं निकल सकता। इतना बड़ा शहर जो कई दुनिया के कई मुल्कों से ज्यादा बड़ा है, पहले उसका सेंसस गलत किया गया है। सेंसस भी बहुत बड़ा बहुत ही बड़ा अजीब गरीब चीज है कि एक शहर जिसकी डेंसिटी नंगी आंख से नजर आती है कि लाहौर से दुगनी है, उसको लाहौर जितना कर दिया गया है। लाहौर 11 मिलियन कुछ और कराची 14 मिलियन कुछ, तो वो भी एक बहुत बड़ा मसला है। वहां पर भी ये है कि सेंसस सही होगा तो अर्बन सिंध और रूरल सिंध के अंदर भी पॉलिटिकल इख्तियारात जो हैं उसको इक्वल लेवल पे लाना पड़ेगा, क्योंकि कराची अकेला ही 25 मिलियन है या 27 मिलियन है और हैदराबाद भी उसके साथ है। तो आप ये देखिए कि सिंध की अर्बन आबादी तो फिर 50% से ज्यादा हो जाती है। तो फिर पीपल्स पार्टी का जो स्ट्रांग होल्ड है रूरल एरियाज में, तो सारम बदनी साहब ने इतना कुछ नहीं कहा जितना मैंने कह दिया है, लेकिन उनके खदशात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब मैं पॉजिटिव साइड पे ये कहूंगा कि जब हम 2009, 10 और 11 में कराची में कत्लेआम देखते थे, यहाँ टीवी का प्रोग्राम करने आते थे, तो होटल के कमरे से बाहर निकल के बोट बेसन तक, क्लिफ्टन तक जाने की हिम्मत नहीं होती थी। जब अल्ताफ हुसैन साहब के इंटरव्यू जबरदस्ती हमसे गन पॉइंट पे करवाए जाते थे, हमें ये हुक्म दिया जाता था कि 4-5 बजे पे सारे कैमरा लेके 90 पे पहुंच जाएं और वहां से गाने गाए जाते थे और 4-4 घंटे हम वहां पे खौफो हरास में खड़े रहते थे। और ये जितने बड़े आपको पाकिस्तान में दलेर एंकर और टीवी और मीडिया के लोग नजर आते हैं, किसी को हिम्मत ही नहीं थी कि MQM के और अल्ताफ हुसैन साहब के बारे में कुछ बात कर सके। वो जो तारीख दौर था दहशतगर्दी का, जब लाशें पड़ी रहती थी, उसको भी पाकिस्तान ने ओवरकम कर लिया। तो सारम बदनी साहब से भी मेरी अपील यही होगी कि हमें उम्मीद रखनी है कि अब हमें कोशिश ये करनी है कि ये 1100 अरब खर्च हों और कराची एक ऑटोनोमस मेयर की तरफ जा सके, और ये जो लोकल गवर्नमेंट का एक्ट है 2013 का, इसको हम रिफॉर्म कर सकें। ये एक बड़ा फजूल किस्म का एक्ट बना दिया गया है जिसमें कराची शहर को एक पुरानी सूबाइयत के ताबे कर दिया गया है। तो ये असल में चैलेंजेस हैं जिसका हमें हल चाहिए, और आई एम श्योर के बर्नी साहब मजीद हमारी रहनुमाई कर सकेंगे। यानी खदशात बजा हैं, अब तक के जो हालात देखे गए उसकी अक्कासी भी बजा है, लेकिन नाउमीदी तो कुफ्र है। नाउमीद नहीं होना चाहिए, उम्मीद की किरण तो हमेशा रोशन रखनी चाहिए, और उम्मीद यही करते हैं कि कराची की सूरत हाल बेहतर होगी और दयानतदारी से ये पैसा खर्च होगा।